गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिडन अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं गजानंद पारिक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में लास्ट टाइम में पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे टेंस। स्टूडेंट्स देखिए, हम टेंस के बारे में चर्चा कर चुके थे। टेंस कितने होते हैं, टेंस के फिर सब सेक्शन कितने हुए और टोटल हमें कितने टेंस और पढ़ने हैं, यानी 3 टेंस के बारे में शुरुआत में हमने चर्चा की थी। फिर प्रत्येक के 4 सब सेक्शन बताए, तो इस प्रकार हमारे कुल टेंस हो गए कितने, 12 टेंस हो गए। फिर हमने 12 टेंस की सभी की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के रूप में पहचान पढ़ी और उसके बाद हमने सबसे पहला जो टेंस था सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको शुरू किया था। उस टेंस की हमें सामान्य जानकारी पढ़ चुके थे। उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी या नहीं थी, तो उसकी जगह हमने किस प्रकार का उपयोग करना था कि वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी थी। इस प्रकार की हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सबने अपनी नोटबुक में उतार भी दिया होगा। देखो, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि अभ्यास के बिना विद्या का विनाश हो जाता है। कि अगर आप एक बार पढ़ लिए और उसको बाद में कभी संभाला तक नहीं, तो निश्चित रूप से आपके सीखा हुआ ज्ञान कोई काम में नहीं आएगा जब तक आप उसे व्यवहार में नहीं उतारेंगे। तो स्टूडेंट्स, सीखने के बाद, ऑनलाइन क्लास लेने के बाद आप अपने नोटबुक में इसको ज़रूर उतारिएगा और नोटबुक में उतारने के बाद रेगुलर इसका अभ्यास कीजिएगा। फिर आपके ये दिमाग में स्थायी मेमोरी में आ जाएंगी। तो चलो अधिक समय न लेते हुए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। सिंपल प्रेजेंट में हम 1 नंबर जो सेंटेंस था अफर्मेटिव, उसकी कंप्लीट जानकारी हमने ले ली। सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। तो अब मैं लगाता हूँ बी नंबर लगा के, और बी नंबर लगा के अफर्मेटिव के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, अफर्मेटिव के बाद आएगा नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ये बात मैं पहले से चर्चा कर चुका हूँ। आपको सिंपल प्रेजेंट की जो डेफिनेशन की बात थी, पहचान की बात थी, उसी वक्त मैंने ये कहा था कि हमको हिंदी से इंग्लिश को लिंक नहीं करना है जहाँ तक संभव हो सके। जुडिशियस यूज कर सकते हैं कि जो चीज़ हिंदी से हमारे इंग्लिश में आसानी से समझ में आ रही है, लेकिन अगर वो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल रही है, तो हम उसको अपने व्यवहार में उतार सकते हैं। जैसे हमने कुछ सेंटेंस भी पढ़े थे। लेकिन हिंदी से सीखा गया ज्ञान जब इंग्लिश में बाधा बने, तो ऐसी चीज़ को हमें दिमाग में स्थायी रूप से काम में नहीं लेना है। तो नकारात्मक वाक्य, इसको आपको याद रखना जरूर, लेकिन इतना व्यवहार में काम में नहीं लेना। नेगेटिव का मतलब आपको इंग्लिश नेगेटिव नाम लेते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि नेगेटिव मतलब इसमें नोट का प्रयोग होगा। इंग्लिश को इंग्लिश में ज़्यादा समझने की कोशिश करें। नेगेटिव सेंटेंस, हालांकि हम अपने एकेडमिक लेवल पर बना रहे हैं वीडियो आपके लिए, लाइव क्लास चला रहे हैं। कहने का मतलब हम ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं जा रहे हैं। आप कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए लेके चल रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से, ताकि आपके आसानी से कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब नेगेटिव सेंटेंस का मैं सबसे पहले लिखता हूँ पैटर्न, ताकि पूरी बात अपने एक ही बार में क्लियर हो जाए। नेगेटिव सेंटेंस मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कहीं भी आपको ऐसा भी लिख सकते, पॉजिटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं शॉर्ट में, नेगेटिव को ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसको मैंने समझाने की कोशिश की आपको। तो नेगेटिव जो सेंटेंस है, इसका पैटर्न क्या बनेगा। बात एक बार हम वापस अफर्मेटिव की करते हैं। अफर्मेटिव में क्या था, शुरुआत में सब्जेक्ट था,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट यानी इटसेट्रा जो कुछ भी वो एडवर्बियल हो सकता है, कोई स्थान सूचक शब्द हो सकता है, समय सूचक शब्द हो सकता है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस, ईएस या आईईएस में से जोड़ना है। और एस कहाँ लगाना है, ईएस कहाँ लगाना है, आईईएस कहाँ लगाना है, ये हम पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और ये बात भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि सिंपल प्रेजेंट के केवल अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ करके बाकी जो तीनों सेंटेंस हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, सभी में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, डू और डज का। यह भी हमने चर्चा की थी कि डू का प्रयोग कहाँ होगा, डज का प्रयोग कहाँ होगा। एक बात बताई थी मैंने आपको कि डज के लास्ट में क्या है, एस, और सिंगुलर की जो मीनिंग स्पेलिंग है वो किससे शुरू हो रही है, एस से। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि डज जब किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए क्या आएगा, डू। ये तो अपने बात आसानी से क्लियर हो गई कि ही, सी, इट, नेम यानी सिंगुलर नेम, किसी ए या सिंगुलर नाउन बोल सकते हो, उसके साथ तो आएगा डज, और आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डू। तो इसका पैटर्न क्या बनेगा, सब्जेक्ट शुरुआत में आएगा क्योंकि हम, और उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम बाकी बचा हुआ पार्ट वो कुछ भी है वो एक्सेट्रा इस प्रकार लिख सकता हूँ, जो बच गया वो। याद ये रखनी है सबसे महत्वपूर्ण बात कि डू और डज के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ये मत मान लेना, ऑफलाइन जब क्लास चलती थी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती कर देते थे कि डज हेल्पिंग वर्ब भी लगा देते और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस और आईएस भी जोड़ देते। तो ऐसा आपको बे नहीं करना है। डू और डज के साथ केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। डू और डज के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कैसे होगा, इस पैटर्न को हम व्यवहार में कैसे ला सकते हैं, कुछ हिंदी सेंटेंस की हम इंग्लिश बनाते हैं, उनके माध्यम से हम सीखेंगे कि हम इस पैटर्न को फॉलो कैसे कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता है। तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, नहीं वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। अब आप देखिए, वह जो है वो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, वह जो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और एक है नेगेटिव वर्ड नोट, और ये पीता है, ये क्या है, वर्ब, यानी चाय को पीने के सेंस में हम लेंगे टैग, चाय की पीने के सेंस में क्या लेंगे, टैग। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वह को इंग्लिश में क्या कहेंगे, या तो कहेंगे ही या कहेंगे सी, लेकिन सी तो जो प्रयोग होगा वो होगा फेमिन जेंडर के लिए, और जो ही होगा वो होगा मैस्कुलिन जेंडर के लिए। तो वह चाय नहीं पीता है, ये जो वर्ड है वो कंफर्म कर रहा है, इस बात की पुष्टि कर रहा है कि यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर है, यानी पुल्लिंग है। अगर यहाँ पर लड़की होती तो वह चाय नहीं पीती है, ऐसा होता, तो हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में वह की इंग्लिश में बनाऊंगा ही। अब ही सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ही, सी, इट, वह सिंगुलर नाउन, पिछले वीडियो में इस बात को हम पढ़ चुके हैं। सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, डज, क्या आएगा, डज। आई, वी, यू, दे, व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डू, क्या आएगा, डू। तो अब देखिए अपने जो ही है वो इनमें से है, इनमें से है, तो ही शुरुआत में इनमें से, किसमें, डज वाले में से, किसमें से। तो इस पैटर्न को फॉलो करते जाइए। सबसे पहले हम क्या ले आए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज में ऑब्जेक्ट लगा रखे मैंने, यानी डू या डज में से अपने को एक लेना है। डू और डज में से किसको लेना है, दोनों में से एक को लेना है, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब
को भी क्या लेंगे, सिंगुलर। तो डू और डज में से क्या आएगा स्टूडेंट्स, डज, ही डज। आगे नेगेटिव वर्ड आएगा क्योंकि नहीं का सेंस है, ही डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं पीता है। एक सेंटेंस और बनाइए स्टूडेंट्स, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो इसका क्या बनेगा, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। अब ये देखिए आई जो वर्ड है वो ऊपर वाले में या नीचे वाले में, नीचे वाले में, यानी आई को क्या मानते हैं, प्लूरल। ये बात मैंने आपको कल ही बताई थी कि हिंदी से लिंक करेंगे तो अधिकतर चीज़ें अपनी गलत होंगी। कैसे कि मैं वर्ड अगर, मैं शब्द को, मैं लेटर को अगर हम हिंदी की तरफ से देखें तो ऐसा आभास होता है कि मैं अकेले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो सकता है। जैसे मैं कह सकता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति का, सिंगल व्यक्ति का, इंडिविजुअल का आपको बोध हो रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक ही व्यक्ति पढ़ा रहा है। लेकिन इंग्लिश के अंदर हमें आई को क्या मानना पड़ेगा, प्लूरल। तो आई के साथ डू, डज और डू में से क्या आएगा, डू, आई डू। फिर क्या आएगा, पैटर्न को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट ले लिया, डू और डज में से एक को ले लिया। अब क्या आएगा, नॉट, आई डू नॉट। और जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो टू स्कूल, आई डोंट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट गो टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया कि हम इसको किस प्रकार फॉलो करेंगे, वह चाय नहीं पीता है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इन दोनों सेंटेंस के माध्यम से हमने इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने का तरीका सीखा कि इस पैटर्न को लागू कैसे कर सकते हैं, इस पैटर्न को फॉलो कैसे कर सकते हैं। इस पैटर्न के आधार पर हमने इस सेंटेंस को तैयार किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का ये पैटर्न बिल्कुल क्या है, सत्य है। लेकिन अब मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ आपके सामने, और उस सेंटेंस को देखना आप, उस सेंटेंस की थोड़ी सी जो खास बात है वो अलग होगी। एक सेंटेंस में लिखता हूं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठे नहीं बोलता है। इस सेंटेंस को देखिए आप, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है नॉट, इसमें नेगेटिव वर्ड क्या है, नॉट। लेकिन अगर हम अकेले नोट का प्रयोग करेंगे, जैसे ही डज नॉट टेल ए लाई, इस प्रकार बनाएंगे, तो इसमें कभी का सेंस नहीं आ रहा है। इतना वह झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोलता, इतना ना, ये कभी का सेंस इंग्लिश सेंटेंस में आएगा नहीं। तो कभी नहीं, इन दोनों वर्ड को हमें एक साथ प्रयोग करना है। कैसे, इसकी इंग्लिश बनाता हूँ, फिर हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। ही नेवर टेल्स ए लाई, ही नेवर टेल्स ए लाई। अब नेवर का अर्थ क्या हो गया, कभी नहीं, नेवर का अर्थ क्या हो गया, कभी नहीं, यानी हमने इससे दोनों काम हो गए हमारे, कभी नहीं का अर्थ भी आ गया नेवर में और नेगेटिव वर्ड भी यूज हो गया। तो अब बताइए, समस्या फिर खड़ी हो गई कि आप लोग दिमाग लगाओगे कि सर ने अभी तो बताया कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न फॉलो करेगा सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस को। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेंटेंस नेगेटिव है, वह कभी झूठ नहीं बोलता, नेगेटिव सेंस आ रहा है, लेकिन मैंने क्या किया है कि यहाँ पर डू और डज का प्रयोग किया ही नहीं, मैंने डू और डज का प्रयोग किया ही नहीं। तो ध्यान ये रखना है कि जो नेगेटिव वर्ड है वो मैंने नेवर को ले लिया। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल गया, यहाँ से रिजल्ट निकल गया है, आप नोट लगा के लिख सकते हो। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि किसी हिंदी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नोट को छोड़कर प्रयुक्त हो, यदि किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नोट को छोड़कर प्रयुक्त हुआ हो, तो हम ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, उस नेगेटिव वर्ड को लगा देंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ प्रयुक्त करेंगे। तो आप इस बात को नोट लगा के लिख लीजिए विशेष रूप में, नोट का मतलब विशेष हो जाएगा ये आपका। यदि किसी हिंदी वाक्य में, यदि किसी
हिंदी वाक्य में नकारात्मक शब्द, इसकी इंग्लिश में लिखता हूँ नेगेटिव वर्ड। यदि किसी हिंदी वाक्य में नकारात्मक शब्द नेगेटिव वर्ड नोट को छोड़कर प्रयुक्त हो तो नेगेटिव वर्ड नोट को छोड़कर प्रयुक्त हो तो ऐसे वाक्यों में एच वी का यूज नहीं करेंगे। अब नेगेटिव वर्ड कौन से होते हैं? जैसे हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, नेवर, ये जो वर्ड क्या है, ये नेगेटिव सेंस देते हैं। ये क्या देते हैं? नेगेटिव सेंस देते हैं। ये इसमें नोट दिखाई नहीं देता अपने को, लेकिन इसका सेंस क्या निकलता है? इसका सेंस निकलता है नेगेटिव। तो अपने को ध्यान ये रखना होगा कि यदि कोई ऐसा हिंदी वाक्य हो जिसमें नकारात्मक शब्द नोट को छोड़कर प्रयुक्त हो, यानी कभी नहीं, ये इस हिंदी वाक्य में कभी नहीं दोनों का एक साथ हमें अर्थ लेना है। और एक साथ अर्थ देने वाला वर्ड क्या है? नेवर। वह कौन सा वर्ड है? नेवर। तो हम इस नेवर वर्ड को काम में लेकर के इस हिंदी सेंटेंस की क्या बनाएंगे? इंग्लिश। तो यहाँ हम नेगेटिव वर्ड नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए, नेगेटिव जो सेंटेंस था अपना पूरा हो गया। इसकी विशेष खास बात आपको यही याद रखनी थी कि एक तो ये पैटर्न है। अब कई विद्यार्थी ऑफलाइन में पूछते थे कि सर इसको पैटर्न को रटने की आवश्यकता का है। हम कब कह रहे हैं कि आप रटो, इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। इस चीज़ को फॉलो करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये काम में तब आएंगे जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो अगर ये याद होंगे आपके तो पैसिव वॉइस बनाने में बड़ी आसानी रहेगी। तो अपना क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सी नंबर लगा करके। कौन सा पढ़ रहे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVESENTENCE। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ निकलता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य। सीधी सी बात है, इस इंग्लिश वर्ड से पता चल रहा है हमें कि इंटेरोगेटिव से हमको क्या समझना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की मुख्य विशेषता ये हो गई कि ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा और ये ऐसे वाक्य हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से शुरू होकर के क्वेश्चन मार्क पर ऐसे सेंटेंसों का क्या होगा? एंड होगा। अब देखो, बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिवाइड कर रहा हूँ कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो मैं लिख रहा हूँ ए लिखकर संबोधित कर रहा हूँ, यानी यस या नो वाले क्वेश्चन, यस या नो वाले क्वेश्चन। और दूसरा हो गया WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। अब समझने की आवश्यकता इन दोनों को है कि यस नो वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं और WH वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं। सीधी सी बात है, यस और नो वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो तो आप ये पहचान सकते हैं कि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा इट मीन्स इसका आंसर हम यस और नो में प्राप्त कर सकते हैं। और जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा हो, किससे शुरू हो रहा हो? WH वर्ड से। इसका मतलब इस प्रकार के प्रश्न की हमें व्याख्या करनी पड़ेगी, विस्तार से बताना पड़ेगा। तो यस और नो वाले क्वेश्चन कौन से होंगे? यस और नो वाले क्वेश्चन वो होंगे जिनका आंसर हमें यस या नो में मिल जाए। कि जैसे मैं आपसे पूछा हूँ कि क्या तुम पढ़ते हो? अगर पढ़ते हो तो आपका जवाब होगा यस सर। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपका होगा आंसर नो।
तो इतने में बात खत्म होती है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों नहीं पढ़ते हो, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, तो इसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो क्या? मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों नहीं पढ़ते हो, तो क्या आप मुझे ये जवाब दोगे यस नो? मतलब इट मीन्स इसका आपको विस्तार से बताना पड़ेगा कि आपके न पढ़ने का कारण क्या है। आप बीमार हो सकते हो, आपका मन नहीं लग रहा हो। तो इस प्रकार के जो हमें विस्तार से जिस प्रश्न का जवाब देना होता है उसको हम किस वर्ड से शुरू करेंगे? WH वर्ड से। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद हम आए इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इस सेंटेंस को मैंने दो भागों में डिवाइड किया। एक तो यस या नो वाले क्वेश्चन और दूसरा बांटा है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। WH वर्ड टाइप कौन से होते हैं? यस और नो तो मैंने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। और WH वर्ड कौन से होते हैं? अब समस्या कई स्टूडेंट की ये आ जाती है कि WH वर्ड कौन से होते हैं। तो WH वर्ड होते हैं, देखो, जैसे व्हाट, वेयर, हु, हाउ, व्हाट, वेयर, हु, हाउ और व्हेन। अब इसमें आपको मैं एक और बात बताता हूँ पढ़ने की। जो WH वर्ड होते हैं इसमें उच्चारित करते वक्त W में और H में से इन दोनों में से एक को ही पढ़ा जाएगा। जब पढ़ेंगे तो इन दोनों में से एक को ही पढ़ा जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में W पढ़ा जाएगा, सभी में H ही पढ़ा जाएगा। कहीं W पढ़ा जा सकता है, कहीं H पढ़ा जा सकता है, लेकिन पढ़ा जाएगा दोनों में से एक। जैसे इसको मैं पढ़ता हूँ व्हाट, तो इसमें H साइलेंट हो गया, ये व्हाट नहीं है। कई इसको ऐसे, कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे पढ़ते हैं व्हाट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये क्या है इसका सही प्रोनाउंसिएशन? व्हाट। इसका क्या होगा? वेयर, वेयर। यानी इसमें क्या है कि W के बाद सीधा E को काम में ले रहा है, यहाँ पर H क्या हो गया? साइलेंट। इसमें देखिए हु, यानी H और O को काम मिल रहा है, यहाँ पर W को साइलेंट कर रहा है ये। हाउ, इसमें किसको पढ़ रहा है? हाउ, H और O को W फिर साइलेंट कर रहा है। इसको पढ़ रहा है व्हेन, यानी इसमें H को साइलेंट कर रहा है, ये व्हेन नहीं है। इसको कई स्टूडेंट हैं वो ऐसे पढ़ते हैं, जैसे WHEN, इसको ऐसे पढ़ते हैं व्हेन, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है? व्हेन, ये इसका सही उच्चारण है। तो ये याद रखना है स्टूडेंट्स। मैं आपको जो समझाना चाहता था इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, अब आशा करता हूँ कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझे होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? यस और नो वाले क्वेश्चन और WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। यस और नो वाले क्वेश्चन किससे स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में कौन सी है? डू और डज। इट मीन्स ऐसे सेंटेंस किससे शुरू होंगे? डू या डज से। दूसरा सेंटेंस, दूसरा टाइप है WH वर्ड टाइप। अब दिक्कत आपकी ये थी कि WH वर्ड टाइप कौन से होते? एक बात और याद रखना, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि आप एक रूल को सीखने के बाद रूल का जनरलाइजेशन मत कर देना। यानी एक चीज़ को सीख करके उस चीज़ का दूसरी स्थिति में आप सामान्यकरण कर देते हैं कि WH। आप कई स्टूडेंट ऐसे मान लगा लेते हैं कि इसके तो शुरुआत में WH है, W भी और H भी है, इसमें W भी और H भी है, इसमें भी W और H भी है, लेकिन इसमें तो केवल H है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में WH आए वही WH वर्ड होगा। इनका फिर अपने उच्चारण सीखा कि ये व्हाट नहीं है, क्या है? व्हाट, वेयर, हु, हाउ, व्हेन। इनको इस तरीके से अपने को पढ़ना। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि इन चीज़ों को हम वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ की ओर। जिस प्रकार अपने बेसिक टर्म में पढ़ा था ना कि ए जो लेटर है उसको भी हमने 5 प्रकार से उच्चारित किया था, शायद आपको याद होगा। एक हमने ए भी पढ़ा था, आ भी पढ़ा था, ओ भी पढ़ा था, ई भी पढ़ी थी और आई भी पढ़ी थी। यानी ए के हमने 5 उच्चारण किए थे। ये इस नॉर्मल सी बात है। यानी शुरुआत में इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से होती है? ए से स्टार्ट होकर जेड पे एंड होती है। तो इसी वर्ड, इसी लेटर को भी हमने कभी ध्यान से इतना समझा नहीं कि इसी को भी हम
5 प्रकार से उच्चारित करते हैं। कभी ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं देने की बजाय सीखे नहीं। तो उसी प्रकार व्हाट, वेयर, हु, हाउ, व्हेन इनको गलत पढ़ते हैं। खास बात ये ध्यान रखनी है कि इन दोनों में से एक को ही पढ़ा जाएगा। जैसे WH में से इसमें व्हाट, इसमें हम W को पढ़ रहे हैं, H को साइलेंट कर रहे हैं। वेयर, इसमें W को पढ़ रहे हैं, H को साइलेंट कर रहे हैं। हु, इसमें W को साइलेंट कर रहे हैं, H को पढ़ रहे हैं। हाउ, इसमें W को साइलेंट कर रहे हैं। व्हेन, इसमें H को साइलेंट कर रहे हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी स्टूडेंट्स आपकी ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप इस अपने नोटबुक में इसको उतारिए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए।